जय हिंद। देखिए, आज हम बात करेंगे बीजेपी की और बीजेपी के मैनिफेस्टो की। आपको याद है, चाहे 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं या फिर राज्य की विधानसभाओं के भी चुनाव होते हैं या इनफैक्ट मुखिया और सरपंच के भी चुनाव होते हैं, तो हर एक पॉलिटिकल कैंडिडेट अगर इंडिविजुअली लड़ रहा है तो वो पार्टी, अगर कोई टिकट दी है तो पार्टी का, और राष्ट्रीय स्तर पर भी, केंद्र के स्तर पर भी जब चुनाव होते हैं तो जितनी भी पार्टियां होती हैं जो चुनाव मैदान में हैं, सब अपने अपने मैनिफेस्टो जारी करती है। तो मैनिफेस्टो का मतलब है एक प्रकार से जनता के सामने जो है किया गया वादा कि अगर हम चुनाव में जीत कर आते हैं, अगर हमारी विजयी होती है इस चुनाव में, अगर हम जो है सर्वसम्मति से अपनी सरकार बनाने में कामयाब होते हैं, उस परिस्थिति में जो है हम आपके लिए ये कार्यों को जो है करेंगे। तो एक प्रकार से मैनिफेस्टो आने वाले आगामी किसी भी जीतने वाले सरकार या जो भी पार्टी मैनिफेस्टो रिलीज करती है, अगर उनकी सरकार बनती है तो उनके द्वारा किया गया एक प्रकार का प्रॉमिस है, एक प्रकार का वादा है जो अपने सिटीजन, अपने नागरिकों को जो है के सामने जो है रखते हैं, और उस आधार पर फिर जनता मूल्यांकन करती है, उन्हें वोट देती है, उन्हें जिताती है। अगर लगता है कि इनके जो है कहे गए बातों में या लिखे गए मैनिफेस्टो में दम है, तो उन्हें जिताती है और उन्हें जो है सत्ता पर बैठाती है। तो बीजेपी के द्वारा ये जो है कई बार जो है प्रयास किए गए, और हर एक लोकसभा में, हर एक राज्य की विधानसभा में देखोगे, हर एक पार्टी और खास करके हमारी पार्टी जो है एक डिफिनिट, क्लियर और टू द पॉइंट अपनी मैनिफेस्टो में कुछ बातें लिखती हैं, उसे फुलफिल करने का वो प्रयास करती है। तो एक प्रकार से आप देखोगे नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद, और ख़ास करके 2014 ही नहीं 2019 में भी किस प्रकार से जो अहम मुद्दे थे उसके लिए जो है फैसला लिए गए। हमें यहाँ कुछ अधिक बातों पर आपको पूरा का पूरा, क्योंकि अगर मैनिफेस्टो में अगर यहाँ के बारे में चर्चा करूँ तो घंटों तक वीडियो हो जाएगा, नहीं, मैं यहाँ सिर्फ कुछ पॉइंट पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद किस प्रकार से ये के द्वारा या हमारी पार्टी के द्वारा किए गए वादों का किस प्रकार से क्रियान्वयन होता है और किस प्रकार से उसे लागू करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर आप बात करो, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हम जो है धारा 370 की बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है हमेशा एक लंबा संघर्ष रहा है बीजेपी का इस धारा 370 हटाने का और इंडिया के इंटीग्रेशन का, कि एक सतत प्रयास किए गए थे कि एक देश, एक निशान, एक विधान। ठीक है, तो इस ही मंत्र को कह सकते हो कि पूर्ण करने के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट बनने के बाद धारा 370 का सफाया हो जाता है, और पूरी की पूरी अब भारत भूमि और जम्मू एंड कश्मीर में भी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू होगा, और नाउ इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द, कह सकते हो कि, इंडियन टेरिटरी। ठीक है, तो एक प्रकार से जो वादा किया गया था धारा 370 को एब्रोगेट करने का, ठीक है, वो किया जा चुका है। दूसरा अगर बात करूं तो जैसे ट्रिपल तलाक को हटाना हो, तो किस प्रकार से सामाजिक रिफॉर्म, समाज में किस प्रकार से बदलाव लाए जाते हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पर किस प्रकार से कह सकते हो बल दिया जाता है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद जो है ट्रिपल तलाक को हटाकर या प्रतिबंध करके या इसे लीगली जो है कह सकते हो कि प्रोहिबिटेड करके, या फिर इसमें अगर कोई भी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे कह सकते हो कि संविधान के अनुसार जो भी दंड तय किए हैं उस अनुसार उन्हें दंडित किया जाएगा। तो एक प्रकार से कानून के जरिए भी और सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी ट्रिपल तलाक जैसे सोशल इविल प्रैक्टिसेस को जो है इरेज करने का, इराडिकेट करने का बीजेपी के द्वारा प्रयास किया गया, और उसमें जो कह सकते हो कि जो मैनिफेस्टो में लिखा गया था, और वही मैनिफेस्टो और वही वादों को बीजेपी जो है फुलफिल भी कर रही है। आगे अगर बात करूं तो जैसे राम मंदिर का निर्माण हो, कई एक लंबे संघर्ष हुए, कई सालों तक कोर्ट की लड़ाई लड़ी गई, कई सालों तक जो है राम, कह सकते हैं, राम भक्तों और राम के अनुयायियों ने, राम के प्रशंसकों ने, उन्हें कह सकते हो उनके लिए, रामलला के मंदिर के लिए एक लंबा संघर्ष किया। कई राम भक्तों ने गोलियां खाई, कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अंततः सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उपरांत एक गगनचुम्बी भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और यह तभी संभव हो पाया जब बीजेपी की गवर्नमेंट जो है केंद्र में भी थी और यूपी में भी थी।
अन्यथा जो विपक्ष की पार्टियां थी वो राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही थी। अन्यथा जो कांग्रेस या समाजवादी जैसी पार्टियां थी वो राम को काल्पनिक बताने का प्रयास कर रही थी। अन्यथा जितनी भी विपक्ष की पार्टियां थी उन्हें जो है राम की पूजा आराधना और राम के नाम लेने से परहेज थी। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि किस प्रकार से मोदी जी के आने के बाद जिस तीव्र गति से राम मंदिर के निर्णयों पर फैसला आए और जिस तीव्र गति से राम मंदिर के कह सकते हो कि का निर्माण हो रहा है वो अपने आप में प्रशंसनीय है, वंदनीय है और सराहनीय है। तो यह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कह सकते हो कि नेतृत्व में यह सारी चीज़ें संभव हो पाया है। और बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे तो बना रहे हैं, और बार बार कहते थे ना कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो विपक्षी चिढ़ाते थे कि तिथि नहीं बताएंगे। अब तिथि भी जान लो कि 12 या शायद 22 जनवरी को जो है राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा होगा और उस वक्त फिर भारत पूरा का पूरा राममय हो जाएगा। तो ये सब कुछ ऐसे वादे थे जो किए गए। फिर एनआरसी और सीए के ऐसे विस्थापित हिंदू जो कि पाकिस्तान में उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, या फिर बांग्लादेश हो गया, या फिर कह सकते हो श्रीलंका हो गया वहाँ से, या फिर अफ़गानिस्तान हो गया, वहाँ से जो अभी ऐसे हिंदू जिन्हें जो कह सकते हो प्रताड़ना झेलना पड़ रहा था, जिन्होंने भारत में शरण लिया, उन्हें जो है भारत सरकार जो है अब नागरिकता प्रदान करेगी। और कह सकते हैं कि ये तो 1947 और आज़ादी के बाद से ही ऐसे प्रावधान बनाए जाने चाहिए थे, क्योंकि वहाँ हिंदू माइनॉरिटी में रह गए और जो भी इस्लामिक कंट्री वगैरह है वहाँ हिंदुओं को कह सकते हो ना कि ना पूजा पद्धति का अधिकार है, ना जीने का अधिकार है, ना उनके बहन बेटियों के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, जबरन धर्म परिवर्तन होता है पाकिस्तान और बांग्लादेश में। तो ऐसे तमाम हिंदू जो अब वहाँ से भयभीत होकर डर कर जो है भारत में अब शरण ले रहे हैं, ऐसे तमाम हिंदुओं को जो है भारत सरकार के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाएगी। और इसी के लिए है सीएए जैसा बिल भारत सरकार के द्वारा और नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लाया गया, ताकि उन्हें, क्योंकि वो भारत में छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ हिंदुओं का भी निवास है और बहुमत है और एक प्रकार से हिंदू राष्ट्र है। तो ये चीज़ें हो गई। अब जैसे अब समय आ गया है कि बीजेपी हमेशा से जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती रही है, तो आने वाले दिन वो दूर नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी फैसले लाए जा सकते हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें भी इंगित किया गया है कि भारत सरकार को जो है समान नागरिक संहिता के ओर जो है बढ़ना चाहिए। तो इसी कह सकते हो परिप्रेक्ष्य में, इसी उपलक्ष्य में जो है भारत सरकार जो है कह सकते हो कि और मोदी जी की गवर्नमेंट जो है आने वाले समय में, जैसे कि हवाओं का रुख से मालूम चल रहा है, हम तो ये नहीं कहेंगे कि सूत्रों के हवालों से, लेकिन जैसा अब यूनिफॉर्म सिविल कोड एकदम चर्चा में है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में शायद नए संसद भवन में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा बिल लाकर पारित किया जा सकता है और पूरे भारतवर्ष में समान नागरिक और समान संहिता के अनुसार सभी को समान दृष्टिकोण से देखा जाएगा, सभी का समान आदर सम्मान। और कह सकते हो ना कि एक प्रकार से इस भारतवर्ष में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जो संविधान निर्माता थे, उनका भी सपना था कि भारत धीरे धीरे यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़े। इसलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में इन तमाम बातों का वर्णन किया है। तो आने वाले समय में देखिए कि भारत कितना जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कुछ राज्यों में भी लागू हैं, जैसे गोवा वगैरह हो गया, तो पूरे भारतवर्ष में जब एक केंद्र सरकार के द्वारा नियम लाए जाएंगे तो सभी जाति प्रांत के लोगों के लिए, धर्म के लोगों के लिए जो है समान नागरिक संहिता जो है लागू होगा। सभी नागरिकों के लिए, जो इंडियन सिटीजन है उसके लिए समान रूल जो है लागू होगा। ठीक है। तो अभी कुछ लोगों का है जैसे क्रिश्चियन लॉ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, तो डिफरेंट कह सकते हो कि रिलीजियस डोमेन के लिए डिफरेंट लॉ अभी चल रहे हैं कुछ पर्सनल मैटर में। लेकिन इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू हो जाने के बाद सभी के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर, रीजन, रिलीजन, सभी के लिए समान नागरिक मतलब समान कानून जो है लागू होंगे। तो आने वाले समय में देखिए किस प्रकार से बीजेपी अपने इस वादों को भी फुलफिल करती हुई दिखाई देगी। और तो और फिर मोदी जी जो है 2024 में वह पुनः तीसरी बार
कह सकते हो कि प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी कमिटमेंट, जो भी वादे, जो भी मैनिफेस्टो में अपनी बातों को रखते हैं, कहते हैं, वही जो है उसे करते हैं, उसका क्रियान्वयन भी करते हैं। और उसका सही रूप से अगर एक पार्टी है जो अपने किए गए वादों को फुलफिल करती है तो वह है, कह सकते हो कि बीजेपी। और यह नरेंद्र मोदी के, कह सकते हो कि नेतृत्व में अपने मैनिफेस्टो, अपने वादे जो उन्होंने किए थे, चाहे धारा 370 हटाना हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना हो, CAA लाना हो, NRC लाना हो, ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर का निर्माण हो, सभी वादों को धीरे धीरे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फुलफिल किया जा रहा है, उसे पूरा किया जा रहा है। सो वोट फॉर बीजेपी एंड सपोर्ट फॉर बीजेपी। जय हिंद।